0.52 माइनस प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय गर्डर एरिया प्लस आपका एट द टाइम ऑफ गर्डर के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं इन द बॉटम फाइबर वो आपने कंसीडर की, कम्युलेटिव सम माइनस 2.295 के साइज वो कंपैरेटिव स्ट्रेसेस ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद एट द टाइम स्लैब इज प्लेस्ड, स्लैब जब हमने रखा इसके ऊपर तो दोनों चीजें जो है वो स्लैब की आ रही होती हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है वो ये फार्मूला बेसिकली आपका जब टॉप फाइबर के अंदर बात कर रहे होते हैं तो टॉप फाइबर में ये यहाँ पे तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव कंसीडर होगी माइनस में। अगर आप बॉटम फाइबर की बात कर रहे होते हो तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज जो है फार्मूले में पॉजिटिव कंसीडर होंगी। तो यहाँ पे हमने एट द टाइम स्लैब इज प्लेस्ड जब रखा, गर्डर का जो है वो डेड लोड एरिया कांस्टेंट प्लस यहाँ पे स्लैब का और गर्डर का कम्युलेटिव बॉटम फाइबर के ऊपर जो स्ट्रेसेस है कम्युलेटिव सम और एवरेज जो आपका रिजल्ट आ गया। द टाइम ऑफ डिजाइन लोड तमाम वैल्यूज लोड ओवर एरिया प्लस कम्युलेटिव सम एट द बॉटम फाइबर जो आपका बॉटम फाइबर के ऊपर जो वैल्यूज आ रही थी वो ये हमारे पास बॉटम फाइबर के ऊपर वैल्यूज 2.639 वैल्यूज आ गई। 2.639 हमने वैल्यूज को पुट किया एंड वी गॉट माइनस 0.002 के एस आई। सो ये हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो हमने ट्रीट किया एज अ कंपैरेटिव स्ट्रेसेस और पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो हमने ट्रीट किया एज अ पॉजिटिव एज अ टेंसाइल स्ट्रेसेस। सो नाउ वी हैव अ स्टेप नंबर 10 here, determine the required concrete strength। कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमने यूज की थी स्टार्ट में कि वी आर यूजिंग 4000 psi और 4 psi कंक्रीट, तो हम चेक करते हैं कि आइदर दैट कंक्रीट इज सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मिंग इट्स रोल और जो है वो हमारा मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बेस्ड ऑन द स्ट्रेस कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 9 वी मस्ट डिटरमाइन एंड चेक द रिक्वायर्ड कंक्रीट स्ट्रेंथ। किस तरह से, एज पर AASHTO स्टैंडर्ड द स्ट्रेंथ इज checked for the adequacy in resisting compressive and tensile stresses। कि जब आप मेंबर बना चुके होंगे तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो आपकी पूरे मेंबर के अंदर जहां जहां पे आपने कंक्रीट यूज की है वहां पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि स्ट्रेसेस जो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के ऊपर बन रहे हैं क्या वो उस स्ट्रेसेस को कंक्रीट हमारा बियर कर लेगा या कंक्रीट जो है वो क्रैक हो जाएगा। अंडर द कंसिडरेशन हमारे पास हमने जो चूज की थी स्ट्रेंथ वो 4000 psi की कंक्रीट हमने स्ट्रेंथ चूज की थी। इस कंडीशन के लिए हमने जो है वो हमारे पास AASHTO सजेस्ट करता है बाय AASHTO 9.15.2.1 द अलाउएबल टेम्पररी कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर प्री टेंशन मेंबर्स प्रियर टू क्रीप एंड श्रिंकेज बेसिकली इज 60% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस। कि जो अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है बेसिकली वो कितनी होती है, 60% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हमने कंपैरेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड आउट की कि कंपैरेटिव स्ट्रेस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 60% बेसिकली है। सो एक्स डैश इज इक्वल्स टू कंपैरेटिव स्ट्रेस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 60% 0.60। अब कंपैरेटिव स्ट्रेस मैक्सिमम कितनी है, चलते हैं पीछे। फाइबर स्ट्रेसेस जो हमने 9 स्टेप के अंदर कैलकुलेट किए कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ एक वैल्यू है, बाकी सारी कंपैरेटिव स्ट्रेसेस वैल्यू है। नेगेटिव साइन बेसिकली इज जस्ट शोइंग द कंपैरेटिव और टेंसाइल इंटेंसिटीज। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2.295 है, तो 2.295 हमने यहाँ रखा डिवाइड बाय 60% वी गॉट 3.8 KSI यानी 3825 के PSI हमारे पास आ गया। स्पेसिफाइड कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है वो हमने 4000 PSI की यूज की है। हम कह सकते हैं कि हमारा सेक्शन जो है वो सेफ है। अब हम चेक करते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस को। टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हमारे पास फार्मूला AASHTO की तरफ से क्या है, 3 अंडर रूट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 अंडर रूट 4000 psi हमने रखा जब हमारे पास वैल्यू आई 189.7 और हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेस थी वो 1630 psi थी, जो कि ये वैल्यू हमारी 1800 जो है वो कितनी आ रही है 0.163 KSI थी। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 0.189 KSI आ रही है। इससे जो वैल्यू है हमारी वो ज़्यादा है इस वैल्यू से, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है बेसिकली वो सेफ है। तो अब आगे चलते हैं कि फॉर एग्जांपल सम केसेस के अंदर AASHTO ये भी रिकमेंड करता है कि अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आफ्टर लॉसेस समटाइम्स जो है आप 40% भी ट्रीट करते हैं कि अलाउएबल स्ट्रेसेस जो है कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वो 40% तक भी जाते हैं आफ्टर लॉसेस। प्रियर टू लॉसेस जो है वो 60% तक हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर लॉसेस जो है वो 40% तक आ जाते हैं। अब जब मैंने 40% के हिसाब से चेक किया कि हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एट डिजाइन लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एट डिजाइन लोड कितनी हमारे पास वैल्यू आ रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी आ रही है डिजाइन लोड हमारे पास 1.212, कंप्रेसिव स्ट्रेस 1.212
और हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू कंपैरेटिव स्ट्रेस की एट डिजाइन लोड, हमारे पास 40% जब हमने डिवाइड किया वी गॉट 30 PSI, और ये वैल्यू हमारे पास 4000 से कम है। अगेन सेक्शन इज कंसीडर्ड एज सेफ। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस इसी पॉइंट के हिसाब से 600 हमारे पास जो वैल्यू आई वो 379.5 PSI आई, जो कि हमारे अगेन सेक्शन जो है वो सेफर साइड के ऊपर है। तो ये तमाम जो कंक्रीट के ये स्ट्रेंथ्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद इवन सम जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, वोबल कर्वेचर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ये हम कर्वेचर्स और कोफिशिएंट्स वगैरह यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब आते हैं स्टेप नंबर 11 के ऊपर। स्टेप नंबर 11 बेसिकली इज द डिफाइनिंग द ड्रैपिंग ऑफ टेंडन्स। टेंडन समटाइम जो हम प्रोवाइड करते हैं मेंबर के अंदर वो हमारे स्ट्रेट फॉर्म में भी होते हैं, कर्व फॉर्म में भी होते हैं, पैराबोलिक फॉर्म में, या हाफ फॉर्म में होते हैं, या ड्रैप्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये टाइप्स ऑलरेडी आप डिस्कस कर रहे हैं, खैर आपको ऑलरेडी पता होगा। हम यहाँ पे जो ड्रैप्ड फॉर्म या हाफ फॉर्म के अंदर टेंडन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमने गर्डर को L/3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 3 हिस्से कर दिए। एक 23 फीट 4 इंच का, 23 फीट 4 इंच और 23 फीट 4 इंच का। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटेंसिटीज हैं 1/3 के ऊपर, यहाँ पे इंटेंसिटीज जो है वो मैक्सिमम है। इसके लिए हमने क्या किया, कैलकुलेटिंग द डेल लोड मूवमेंट्स इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंस वी हैव अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सम केसेस के अंदर आप जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसीडर करते हो किसी भी मेंबर के अंदर, तो आप अगर उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं WL²/8 यूज करते हैं। लेकिन अगर आप 1/3 के इंटेंसिटी के हिसाब से आप लोड डिस्ट्रीब्यूट करो, फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट है और उसकी इंटेंसिटी आप मूवमेंट जो सेंट्रॉइड के ऊपर WL²/8 से निकालते हैं, अगर आप 1/3 के ऊपर निकालते हो तो इट विल बी WL²/9, और इन दोनों का जो रेशो है वो रेशो बेसिकली आपका 0.89 के इक्वल आता है। और इसी रेशो से हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। किस तरह से कंसीडर करते हैं मैं आपको मजीद आगे डिटेल में समझाता हूँ इस चीज को। हमने क्या किया कि लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग द मूवमेंट्स एट थर्ड पॉइंट्स फॉर द बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, हमने इक्वेशन डेवलप की, mx at x distance, x basically is 1/3, wx/2 into l minus x, x is 1/3, l/3। जब हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट की वी गॉट WL²/9, और मिड के ऊपर हमारे पास WL²/8 होता है। तो जब हमने WL²/9 और WL²/8 का रेशो लिया वी गॉट 0.89। अब हमारे पास क्या होता है, कंपेयर दिस रेशो ऑफ द लाइव लोड मूवमेंट्स एट L/3 एंड मिड स्पैन। अब मिड स्पैन और L/3 के ऊपर हम इंटेंसिटीज को कैलकुलेट करके एक रेशो निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रक जो हमने सेंट्रॉइड के अंदर सेंट्रल टायर रखा था जो पहले स्टेप्स के अंदर, अगर उस ट्रक को हम रोटेट करा के, स्विच करा के, मूव करा के सिर्फ 1/3 पोर्शन के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करें तो वहां पे मैक्सिमम 1/3 के ऊपर कितनी इंटेंसिटी आती है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ट्रक को जो 1/3 पोर्शन था उसके अंदर हमने सेंट्रल टायर जो है एग्जैक्टली 1/3 पॉइंट के ऊपर रखा, यानी जो सेंट्रल टायर है 16K का जो लोड है वो हमारा 23 फीट 4 इंचेस के ऊपर आ गया। यहाँ से इस लोड से ये डिस्टेंस आपके पास 14 फीट का है। 23 फुट 4 इंचेस से आप 14 फीट माइनस कर लो, आपके पास 9 फीट 4 इंचेस का डिस्टेंस बच गया। और इसी तरह से अगर आप यहाँ से इस लोड से आगे जो डिस्टेंस है वो आपके पास 14 फीट का है इन दोनों टायरों के दरमियान, तो आप 14 फीट इसके अंदर ऐड कर दो, आपके पास 37 फीट 4 इंच बच जाता है। तो जब आपने ये इक्वेशन डेवलप की एक बीम के ऊपर, गर्डर के ऊपर, तो आपने रिएक्शन या सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स अलोंग ए आपने मूवमेंट ली दोबारा 4 into 9.4, 9 feet 4 inches, 16 positive clockwise again, 16 into 23 feet 4 inches, again 16 into 37 feet 4 inches, minus RB into 70, और रिएक्शंस हमारे पास आ गए R at B is equals to 14.4 K और R at A is equals to 21.6 K। अब जब 1/3 के हिसाब से मैक्सिमम लाइव लोड मूवमेंट्स हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमारे पास जो रिएक्शंस आ गए वो रिएक्शंस की वैल्यूज आ गई। अब हमने नाउ मूवमेंट एट L/3 के ऊपर हम मूवमेंट लेकर L/3 के ऊपर लेट्स सपोज मूवमेंट x L/3 is equals to R at A का डिस्टेंस कितना है 23 फीट 4 इंचेस माइनस 4 इंटू जो आपके पास डिस्टेंस बच जाता है 23.4 में से आप जो है वो ये माइनस कर लो या 14 फीट डायरेक्टली आपके पास टायर्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो L/3 के ऊपर हमारे पास मूवमेंट आ गई 448 के। अब L/3 के ऊपर मूवमेंट आ गई, सेंट्रल के ऊपर आपके पास ऑलरेडी मूवमेंट थी
तो सेंट्रल के ऊपर मोमेंट जो है वो उसको और L/3 के ऊपर मोमेंट दोनों को आपने एक रेशो निकाला, जो रेशो हमारे पास 0.91 आया एक्चुअल रेशो। अब रेशो हमारे पास 0.91 आया, जो हमने चूज किया वो पहले हमने डिस्कस जो किया ये रेशो 0.89 था। दोनों वैल्यूज जो है वो क्लोजर हैं, तो हम 0.89 को चूज कर रहे हैं। अगर वैल्यू के अंदर ह्यूज डिफरेंस है, दोनों वैल्यूज के अंदर बड़ा डिफरेंस आता है, तो जो वैल्यू आपकी आ रही है वही वैल्यू आप चूज करोगे अपने रेशो के लिए। जब हमने मल्टीप्लायर 0.89 चूज कर लिया, तो अब इस मल्टीप्लायर का हमने क्या करना है, क्योंकि जो आपका टेंडन है, ड्रैपिंग है बेसिकली, वो ड्रैपिंग आपका लोड तो तमाम अप्लाई हो रहा है मेंबर के अंदर, लेकिन जो ड्रैपिंग या टेंडन जो मेंबर के अंदर से जो रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, जो टेंडन की वजह से जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स मेंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो मैक्सिमम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैक्टर या लोड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से हमने ये फैक्टर निकाला। अब हमने जब फैक्टर निकाला, नाउ स्टेप नंबर 12 फाइबर स्ट्रेसेस एट थर्ड पॉइंट। अब हमने जो स्टेप नंबर 9 के अंदर जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की थी वो हमने एक यूनिफॉर्म सेंट्रिसिटी के ऊपर कंसीडर की थी 16.77 इंचेस के ऊपर, लेकिन इन रियलिटी हमारा जो टेंडन है बेसिकली वो ड्रैफ्ट फॉर्म के अंदर है। अब जब टेंडन ड्रैफ्ट फॉर्म के अंदर है तो हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर दूसरी हैं और 1/3 पॉइंट के ऊपर दूसरी हैं। उसके लिए हमारे पास रेशो 0.89 आ गया। अब हमने स्टेप नंबर 9 के अंदर जो स्ट्रेसेस थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस रेशो के साथ जो अभी आपने 0.89 निकाला। This produces the resulting stresses where the high tension at the time of pre-stressing is greater than that found in the midspan. Later we have to check again the comparable concrete span. और अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 9 का जो टेबल था उस सारे टेबल को हमने दोबारा चूज किया। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो सिमिलर हैं। हमने जो सिर्फ एक मल्टीप्लायर फैक्टर था वो तमाम केसेस के अंदर हमने वो मल्टीप्लायर फैक्टर अप्लाई कर दिया। The multipliers applied to the time dependent stresses calculated in step number 6 and 7 उनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपने जो टाइम टॉप फाइबर के अंदर स्ट्रेसेस थी 3 स्टेप्स के अंदर वो सारी आपने एट टाइम ऑफ स्ट्रेसिंग, एट द टाइम ऑफ स्लैब इज प्लेस्ड, एट द टाइम ऑफ डिजाइन लोड और डिजाइन ट्रक इज प्लेस्ड, वो तमाम चीज़ों के अंदर हमने 0.89 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिवाइज स्ट्रेसेस है एट द टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग वी गॉट दिस वन 0.259 इन द फॉर्म ऑफ टेंसाइल। These are all the stresses in the form of comparative stresses. तो तमाम वैल्यूज आने के बाद again in step number 13 we are going to check the required concrete strength। अब required concrete strength क्या थी पहले स्टेप के अंदर,